गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ऑनलाइन क्लास में हम नागरिक शास्त्र शिक्षण के अंतर्गत जो नागरिक शास्त्र की पहली यूनिट है उसका जो पहला टॉपिक है वो है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन सिविक्स। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम पाठ्यक्रम को समझते हैं, पाठ्यक्रम क्या होता है। तो पाठ्यक्रम का अंग्रेजी में पाठ्यक्रम को करिकुलम कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के कुरियर शब्द से बना है। कुरियर शब्द से बना है जिसका अर्थ है कि रेस, दौड़ का मैदान, यानी रेस कोर्स। तो दौड़ का मैदान यानी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र इसमें दौड़ लगाता है, यानी इसमें भाग लेता है, इसलिए इसको दौड़ का मैदान भी कहते हैं। तो पाठ्यक्रम क्या होता है कि पहले जो ज्ञान दिया जाता था वो रटने पर आधारित था, यानी कि विषयों का सुव्यवस्थित करके उसको ज्ञान दिया जाता था, बाकी अन्य पक्षों से का कोई अर्थ नहीं होता था। लेकिन पाठ्यक्रम उन अनुभवों का निचोड़ है जो कि एक छात्र विद्यालय के वातावरण में रहकर सीखता है, जैसे कि प्रयोगशाला में, खेल के मैदान में, या फिर लाइब्रेरी में, या फिर किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेकर, यानी विद्यालय का जो संपूर्ण वातावरण है वो ही पाठ्यक्रम कहलाता है। तो पाठ्यक्रम के द्वारा बालक का समन्वित विकास किया जाता है। तो पाठ्यक्रम की जो प्रक्रिया है, यानी जो शिक्षा की प्रक्रिया है, उस शिक्षा की प्रक्रिया में 3 ग्रुप पाए जाते हैं। पहला है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की जो कड़ी है, यानी इन दोनों को जो जोड़ता है वो है पाठ्यक्रम। तो इसको हम पाठ्यक्रम कहते हैं। तो कहा जाए एक शब्द में, तो पाठ्यक्रम वह साधन है जिस पर शिक्षार्थी और शिक्षक चलकर उद्देश्य रूपी मंजिल को प्राप्त करते हैं, तो उसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। यानी पाठ्यक्रम में बालक का संपूर्ण अनुभव समाहित होता है, यानी विद्यालयी वातावरण में अध्ययन के बाद खेल प्रयोगशाला या फिर लाइब्रेरी, जहाँ भी बैठकर सह शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा जो वो सीखता है, अनुभव प्राप्त करता है, वो सब विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो आज जो पाठ्यक्रम का अर्थ है वो व्यापक हो गया है। तो व्यापक होने के कारण वो कई सिद्धांतों पर आधारित है। उन सिद्धांतों का आज हम यहाँ वर्णन करेंगे। तो इसका पहला सिद्धांत है उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को ध्यान में रखना, यानी कि जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, क्योंकि शिक्षा एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, तो उद्देश्यों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अब वो उद्देश्य क्या है कि शिक्षा बाल केंद्रित क्रिया है, तो बालक की रुचि, योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। और नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है बालक का समन्वित विकास करना, यानी बालक को योग्य नागरिक बनाना, प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना और उनमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना। तो इन उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अब पाठ्य निर्माण का दूसरा उद्देश्य है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। तो शिक्षा के बारे में कहा गया है, बालक के बारे में भी कहा गया है कि आज का जो पाठ्यक्रम है वो बालक के लिए है, ना कि बालक पाठ्यक्रम के लिए है। तो यानी कि बाल केंद्रित होने के कारण बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। बालक की प्रकृति को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। पाठ्यक्रम का तीसरा जो बिंदु है वो है समाज केंद्रित पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? समाज केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि जो बालक का विकास है वो समाज में ही होता है, बालक समाज की एक इकाई होता है। तो बालक का इस प्रकार से विकास किया जाए कि वो अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं को समाज के व्यक्तियों की इच्छा और आकांक्षाओं के साथ समन्वित कर सके। तो इसलिए इसको समाज केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहा गया है। चौथा है प्रेरणा का सिद्धांत। अब प्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है? प्रेरणा का अर्थ होता है उत्साह वर्धन करना, उसको मोटिवेट करना। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसी क्रियाओं का समावेश किया जाए जो बालक का शिक्षण की ओर रुचि जागृत करे, उनका ध्यान शिक्षण की ओर आकर्षित करे। तो ऐसी क्रियाओं को समावेशित करके उस पाठ्यक्रम को प्रेरणादायी बनाया जा सकता है। तो ये चौथा सिद्धांत यही कहता है, प्रेरणा का सिद्धांत। अगला है 5वां सिद्धांत, वो है क्रिया का सिद्धांत। अब क्रिया का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक स्वभाव से ही क्रियाशील होता है। तो बालक को पढ़ाते समय, अधिगम करवाते समय उसको क्रियाओं के द्वारा सिखाना चाहिए, जैसे कि मोंटेसरी शिक्षा पद्धति में
किंडरगार्टन पद्धति में तो बालक की क्रियाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे कि बालक का जो अधिगम है वो स्थायी हो जाता है, इसलिए इसको क्रिया का सिद्धांत कहा गया है। अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि बालक को जो भी सिखाया जाए तो वह इस प्रकार से सिखाया जाए कि वह वहाँ की व्यवस्थाओं के साथ तालमेल स्थापित कर सके, यानी कि वह अपना उसमें सामंजस्य स्थापित कर सके, और जो भी बिंदु है उन सबको पाठ्यक्रम का जो पूरा सिलेबस है उसको एकीकरण यानी एक साथ ही समन्वित करके और तब पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए एकीकरण का सिद्धांत में पाठ्यक्रम के अंतर्गत होना चाहिए। अगला है लचीलेपन का सिद्धांत। अब लचीलापन क्या होता है कि जब चाहे तब उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार पाठ्यक्रम भी बदलता रहता है, तो उस पाठ्यक्रम में जब चाहे हम संशोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला है पाठ्यक्रम का विस्तृत आधार वाला होना। अब यहाँ पाठ्यक्रम है वो केवल किसी एक ही विषय पर आधारित नहीं होना चाहिए। जैसे कि छात्र विभिन्न व्यवसाय करते हैं तो पाठ्यक्रम केवल एक व्यवसाय के लिए नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम में सभी व्यवसायों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, जिससे कि छात्र आगे जाकर के अपना जीवन यापन कर सके। तो इसे पाठ्यक्रम का विस्तृत आधार वाला होना चाहिए। अगला सिद्धांत है व्यापकता का सिद्धांत। अब व्यापकता का सिद्धांत क्या कहता है? तो ये सिद्धांत कहता है कि जो पाठ्यक्रम है वो व्यापक होना चाहिए, यानी कि केवल उस विषय के ज्ञान तक ही नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो संकुचित हो जाता है। उस विषय के ज्ञान के अलावा उस बालक को एक सामाजिक नागरिक तैयार करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए, अन्य शैक्षिक गतिविधियों का ज्ञान होना चाहिए और बालक का विकास सर्वांगीण विकास करने वाला होना चाहिए। तो व्यापकता का सिद्धांत यही कहता है, तो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला सिद्धांत है समन्वय का सिद्धांत। अब समन्वय का सिद्धांत क्या कहता है? समन्वय का सिद्धांत कहता है कि एक ज्ञान को प्रदान करने में दूसरे विषय का ज्ञान भी उसमें सहायक हो सकता है। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि एक विषय के ज्ञान को समझाने के लिए दूसरे विषय का उदाहरण दिया जा सके। जैसे कि इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ाते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा रहे हैं, तो हल्दी घाटी के युद्ध की भौगोलिक स्थिति बताने के लिए इसमें ज्योग्राफी का ज्ञान भी होना आवश्यक है। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि सब विषयों को समन्वित करके पढ़ाना चाहिए, यानी एक विषय को समझाने में दूसरे विषय का ज्ञान भी दिया जा सकता है। तो ये समन्वय का सिद्धांत ये कहता है। अगला सिद्धांत है जीवन से संबंधितता का सिद्धांत। अब जीवन से संबंधितता का सिद्धांत ये कहता है कि बालक को जिस विषय का ज्ञान दिया जाए, यानी जो सिलेबस तैयार किया जाए वो ऐसा हो जो बालक के वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए। तो ये सिद्धांत यही कहता है। अगला जो सिद्धांत है वो है उपयोगिता का सिद्धांत। अब उपयोगिता का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे नागरिक शास्त्र है, तो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत ऐसे टॉपिक होने चाहिए जो बालक के जीवन में उपयोगी हो सके। जैसे कि उनको सामाजिकरण का ज्ञान कराया जाए, उनको उत्तम नागरिक बनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास कराया जाए, लोकतांत्रिक भावना का विकास कराया जाए, राष्ट्र के प्रति भक्ति का, देश के प्रति भक्ति का ज्ञान उनको दिया जाए, जो कि उनके जीवन में उपयोगी हो सके। तो ये उपयोगिता का सिद्धांत यही कहता है। अगला सिद्धांत है हमारा दूरदर्शिता का सिद्धांत। अब दूरदर्शिता का सिद्धांत क्या कहता है? तो ये सिद्धांत कहता है कि जो पाठ्यक्रम है वो केवल भूत और वर्तमान तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, वो आगे भविष्य तक भी सीमित होना चाहिए। जैसे कि बालक ने विद्यालय में अध्ययन किया, और विद्यालय अध्ययन करने के बाद यानी पूरी पढ़ाई भी करने के बाद जब वो सांसारिक जीवन में आता है तो वो पाठ्यक्रम उसके सांसारिक जीवन में भी उपयोगी होना चाहिए। वहाँ की उसकी जो समस्या है उसका समाधान करने वाला होना चाहिए, जिससे आगे चलकर वो अपना जीवन यापन अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। तो ये दूरदर्शिता का सिद्धांत यही बताता है। अगला सिद्धांत है हमारा चयन का सिद्धांत। तो चयन का सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी पाठ्यक्रम का चयन किया जाए, क्योंकि बालक पाठ्यक्रम क्या बाल केंद्रित है, तो बाल केंद्रित होने के कारण यहाँ मनोविज्ञान का समावेश किया गया है। तो मनोविज्ञान क्या कहती है कि बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता को ध्यान में रखते हुए या देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, बालक की स्थिति और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो
तो उन बातों को चयन करके ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला बिंदु है हमारा परिवर्तन का सिद्धांत। तो परिवर्तन का सिद्धांत क्या कहता है कि जब जब समाज में परिवर्तन होता है, देश काल परिस्थिति में परिवर्तन होता है, तो शिक्षा के लक्ष्यों में भी परिवर्तन होता है। तो इस चीजों को, समाज की स्थिति को, क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो समाज की आवश्यकता चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाता है। जैसे कि हमें वैज्ञानिकता का विकास करना है, तो वैज्ञानिकता को हमें पाठ्यक्रम में लाना है। तो उस समय क्या स्थिति है, या किसी व्यक्ति ने कोई अच्छा कार्य किया है, उसको पाठ्यक्रम में लाना है, तो हम उसमें परिवर्तन संशोधन करके और उस टॉपिक को पाठ्यक्रम में लेकर आएंगे। तो ये परिवर्तन का सिद्धांत कहता है कि जब चाहे तब उसमें संशोधन किया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। अगला हमारा सिद्धांत है वो है तात्कालिक घटनाओं से संबंधित। तो यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसमें तात्कालिक घटनाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि बालक को भी वर्तमान स्थिति में जो चीजें हैं, जैसे कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है, विज्ञान ने कितनी प्रगति की है, आज हम कहाँ हैं और हमें आगे क्या करना है, और कौन कौन सी चीजें हमारे सामने है जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो उन सब तात्कालिक घटनाओं का ज्ञान भी छात्र को पाठ्यक्रम के माध्यम से होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगला सिद्धांत है हमारा अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि बालक का ज्ञान केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, कि क्लास में सारा कालांश हो गए, सब विषयों की पढ़ाई हो गई और हमारा काम हो गया। नहीं, अवकाश जो फालतू समय बचता है उसको क्रिएटिव यानी सृजनात्मक तरीके से उसका उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि कुछ बनाना सीखना, कढ़ाई बुनाई करना, या कुछ सहायक सामग्री तैयार करना, तो ये सारी चीजें अवकाश के सदुपयोग के लिए आती है। तो ये भी हमारे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगला हमारा सिद्धांत है वो है रचनात्मक कार्य का सिद्धांत। रचनात्मक कार्य का सिद्धांत। तो रचनात्मक कार्य का सिद्धांत यह कहता है कि जो पाठ्यक्रम है वो ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, जिससे कि बालक नव निर्माण कर सके, नए तरीके से सोच सके, नया कार्य कर सके और उनका जो विचार है वो भी नए हो। तो ये रचनात्मक कार्य भी का सिद्धांत भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत होना चाहिए। अगला जो हमारा है वो है करके सीखने का सिद्धांत। तो कहते हैं कि जो जिस कार्य को हम करते हैं वो कार्य को करने से वो हमारे स्थायित्व, मस्तिष्क में स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो करके सीखने का सिद्धांत ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रैक्टिकल वर्क होने चाहिए, जिससे कि बालक उस ज्ञान को स्थायी रूप से प्राप्त कर सके। तो ये करके जितने भी हम कार्य व्यवहार करेंगे उतने ही ज्यादा उसको सीखेंगे। तो करके सीखने का सिद्धांत यही कहता है। अगला है हमारा अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। तो अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत ये कहता है कि पाठ्यक्रम में केवल विषयों का ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, बालक ने जितने अनुभव अब तक प्राप्त किए हैं तो उन अनुभवों का समावेश भी उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत होना चाहिए। तभी वो हमारा पाठ्यक्रम सही होगा और बालक भी अपने जीवन में अनुभवों को ग्रहण करेगा, उनसे सीखेगा। तो ये हमने 20 आपको पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बताए थे। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।